रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स। अब रिप्रोडक्शन होता क्या है? रिप्रोडक्शन बेसिकली एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा जो जीव होते हैं वो अपने ही तरह के इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करते हैं, उत्पन्न करते हैं। जैसे कि जो शेर होता है वो अपने ही तरह के इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करता है। हम इंसानों में भी ऐसा ही होता है, हम अपने ही तरह के इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करते हैं। अब ऐसा होता क्यों है? हम सबको पता है कि डेथ इज अ फैक्ट, यानी मृत्यु तो होनी है। तो अब इस पृथ्वी पर अगर सिर्फ मृत्यु होगी और जन्म नहीं होगा तो धीरे धीरे सारे लोग खत्म हो जाएंगे, सारे जीव जंतु खत्म हो जाएंगे और इस तरह से फिर जीवन होगा ही नहीं। तो इसी जीवन की प्रक्रिया को मेंटेन रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए हम इंसान और बाकी सारे जीव जंतु भी अपने ही तरह के इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करते हैं। नाउ वी विल स्टडी अबाउट रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स। लेकिन एक फर्क होता है अगर हम देखें तो पशु पक्षियों में, वो जो हमारे पशु पक्षी होते हैं वो ये डिसाइड नहीं कर सकते कि उन्हें जन्म देना है या नहीं। उन्हें एक तरीके से जन्म देना ही है क्योंकि प्रकृति ने उन्हें इस तरह से प्रोग्राम्ड किया हुआ है कि उन्हें जन्म देना है तो देना ही है। लेकिन अगर हम इंसान चाहें तो हम ये तय कर सकते हैं कि हमें जन्म देना है या नहीं, क्योंकि हमें चीजों को समझने की शक्ति है और इसीलिए हम अपने फैसले स्वयं लेते हैं। जानवर ऐसा नहीं कर सकते, वो अपने फैसले स्वयं नहीं लेते। उन्हें जैसे नेचर ने, प्रकृति ने प्रोग्राम्ड किया है वो वैसे ही काम करते जाते हैं और ये बहुत सुंदर भी है। लेकिन हम इंसानों को आज़ादी मिली हुई है बहुत ही ज़्यादा। हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें अपने ही तरह के इंडिविजुअल्स को रिप्रोड्यूस करना है या नहीं, हमें जन्म देना है या नहीं। वैसे अगर देखा जाए तो इस वक्त जो सबसे अच्छा काम हम कर सकते हैं वो यही है कि इस वक्त हम और ह्यूमन बीइंग्स को रिप्रोड्यूस ना करें, क्योंकि ऑलरेडी हमारे प्लेनेट पर बहुत सारे इंसान हैं जिनके लिए खाने को खाना भी नहीं है। तो इस वक्त सबसे अच्छा काम हम यही कर सकते हैं कि हम और ह्यूमन बीइंग्स को रिप्रोड्यूस ना करें। द बेस्ट वे टू सर्व दिस प्लेनेट इज टू स्टॉप रिप्रोड्यूसिंग मोर ह्यूमन बीइंग्स। So now let's start with our topic, reproduction in human beings. So far we have been discussing the variety of modes that different species use for reproduction. Let us now look at the species that we are most interested in, namely humans. Humans use a sexual mode of reproduction. How does this process work? तो हम humans basically sexual mode of reproduction को use करते हैं। Now what is sexual mode of reproduction? सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस होता है जिसमें अपोजिट सेक्सेस की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि हम इंसानों में सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के लिए मेल और फीमेल दोनों की जरूरत होती है। सो बेसिकली सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस विच रिक्वायर्स अपोजिट सेक्सेस। लेट अस बिगिन एट एन apparently unrelated point. All of us know that our bodies change as we become older. Our height increases from class 2nd to class 10th, and so does our weight, sometimes too much. We acquire teeth, we even lose the old, so-called milk teeth, and acquire new ones. अब चलिए एक apparently unrelated point, यानी कि ये जो point है हमारा, ये डायरेक्टली रिप्रोडक्शन प्रोसेस से रिलेटेड नहीं है, उससे शुरुआत करते हैं। हम सबको पता है कि हमारी जो बॉडी है उसमें चेंजेस होते हैं। जब हम क्लास 2nd में थे तो हमारे हाथ पैर छोटे छोटे थे, फिर जब हम क्लास 10 में पहुंचे तो उसके साथ साथ हमारे हाथ पैर बढ़े, हमारी हाइट बढ़ी, हमारा वेट भी बढ़ा और कई बार तो हमारा वेट बहुत ज्यादा ही बढ़ जाता है। तो बेसिकली अगर हम देखें तो हमारी बॉडी में चेंजेस होते हैं, हमारे बॉडी पार्ट्स ग्रो करते हैं, हमारी हाइट बढ़ती है, हमारा वेट बढ़ता है, यहाँ तक कि हमारे जो मिल्क टीथ होते हैं जिन्हें हम बेबी टीथ भी कहते हैं, वो हमारे मिल्क टीथ भी, जिन्हें हम बेसिकली टेम्परेरी टूथ कहते हैं, वो गायब हो जाते हैं और हमें नए दांत मिलते हैं। सो ये बेसिकली कुछ चेंजेस होते हैं जो हमारी बॉडी में होते हैं। All of these are changes that can be grouped under the general process of growth in which body becomes larger. ये बेसिकली जो चेंजेस के बारे में हमने बात की, ये कुछ जनरल प्रोसेस है ग्रोथ का, यानी कि जब हम बढ़ते हैं तो उसकी साधारण सी प्रक्रिया है जिसमें हमारा शरीर जो है वो बड़ा होता जाता है, बढ़ता जाता है। लेकिन अर्ली टीनेज में कुछ नए चेंजेस होते हैं, बिल्कुल ही नए, जिन्हें हम बॉडी एनलार्जमेंट कहकर नहीं संबोधित कर सकते हैं, बल्कि ये जो चेंजेस होते हैं इनमें जो हमारी बॉडी का अपीयरेंस होता है वो बदल जाता है, हमारी बॉडी पार्ट्स का प्रोपोर्शन चेंज हो जाता है, नए फीचर्स अपीयर होते हैं, यानी बिल्कुल ही नए चेंजेस, और कुछ नए सेंसेशंस भी, यानी कि बेसिकली कुछ नई फीलिंग्स भी। सम ऑफ दीज चेंजेस आर कॉमन टू बोथ बॉय एंड गर्ल्स। कुछ ये जो चेंजेस होते हैं वो लड़के और लड़कियों दोनों में ही कॉमन होते हैं, यानी सेम होते हैं बेसिकली। अब सबसे पहले तो टीनेज होती क्या है?
टीनेज की शुरुआत तब होती है जब हम बेसिकली 11, 12 या 13 साल के हो जाते हैं, यानी बेसिकली 11 to 13 ईयर्स, वो हमारी टीनेज की शुरुआत होती है। इसे हम एडोलेसेंस एज भी कहते हैं। अब इस एज में कुछ नए तरह के चेंजेस होते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। We begin to notice thick hair growing in new parts of the body, such as armpits and the genital area between the thighs. अब अगर हम देखें तो हमें कुछ नई हेयर ग्रोथ नजर आती है नए बॉडी पार्ट्स पर, यानी हम सबके जो सर पर बाल होते हैं वो तो बढ़ते ही हैं, लेकिन कुछ नए जगहों पर यानी शरीर के कुछ नए हिस्सों पर बाल हमारे उगने लगते हैं, जैसे कि आर्मपिट्स, या फिर जो हमारा जेनिटल एरिया होता है बिटवीन द थाइस, हमारे पैरों के बीच में जेनिटल एरिया पे भी बाल आने लगते हैं। विच कैन ऑल्सो बिकम डार्कर इन कलर, हमारा जेनिटल एरिया का जो कलर होता है वो भी डार्कर हो जाता है। थिनर हेयर कैन ऑल्सो अपीयर ऑन लेग्स एंड आर्म्स, यहाँ तक कि हमारे पैरों पर और हमारे हाथों पर भी थिनर हेयर जो है वो अपीयर होने लगते हैं, दिखाई देने लगते हैं। एज वेल एज ऑन द फेस, यहाँ तक कि चेहरे पर भी। The skin frequently becomes oily and we might begin to develop pimples. We begin to be conscious and aware of both our own bodies and those of others in new ways. आपने ध्यान दिया हो तो टीनेज में जो आपकी स्किन है वो काफी ऑयली हो जाती है, यहाँ तक कि चेहरे पर कई सारे पिंपल्स भी आने लगते हैं। अब कई बार टीनेजर्स जो होते हैं वो इन पिंपल्स की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप टीनेज में अच्छा दिखना चाहते हैं, लेकिन पिंपल्स की वजह से आपका चेहरा बहुत ही बदसूरत दिखता है। We begin to be conscious and aware of both our own beings and those of others in new ways. हम अपने शरीर को लेकर जागरूक हो जाते हैं, कॉन्शियस हो जाते हैं, अवेयर हो जाते हैं। And those of others in new ways, हम दूसरों के शरीर को भी लेकर जागरूक हो जाते हैं, लेकिन कुछ नए तरीकों से। पहले जैसे हम लोगों के शरीर को देखते थे अब वैसे नहीं देखते हैं, बल्कि एक नया नजरिया कहते हैं कि डेवलप हो जाता है टीनेज में। बेसिकली अगर यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो अट्रैक्शन की बात की जा रही है। टीन एज में जो लड़के हैं वो लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और जो लड़कियां हैं वो लड़कों की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नेचर ने हमारी बॉडी को ऐसे ही प्रोग्राम्ड किया है, नेचर ने हमारी बॉडी को ऐसे प्रोग्राम्ड किया है कि टीनेज आते ही कुछ केमिकल्स और कुछ हार्मोन्स बॉडी में रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से ये अट्रैक्शन का जो गेम है वो स्टार्ट हो जाता है। अब दोनों ही जो अपोजिट सेक्सेस है वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि अट्रैक्शन जरूरी क्यों है। सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि अगर अट्रैक्शन ना हो तो क्या होगा। मान लीजिए कि आप एक लड़की हैं और आप एक लड़की हैं, लेकिन आप में कोई अट्रैक्शन है ही नहीं। जब आप एक दूसरे को देखते हैं तो आप कुछ अनुभव ही नहीं करते, कोई अट्रैक्शन होता ही नहीं है। अगर हम ध्यान से देखें तो अगर अट्रैक्शन नहीं होगा तो रिप्रोडक्शन भी नहीं होगा। रिप्रोडक्शन का प्रोसेस इसीलिए चलता है क्योंकि लड़के और लड़कियां एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और फिर जो उसका रिजल्ट होता है वो होता है बेसिकली रिप्रोडक्शन प्रोसेस। तो प्रकृति ने हमारे शरीर को ऐसे प्रोग्राम्ड किया है कि एक पर्टिकुलर एज के बाद या टीन एज में हम बेसिकली एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। अब ऐसा होना इसलिए जरूरी है ताकि रिप्रोडक्शन प्रोसेस हो सके। अगर अट्रैक्शन नहीं होगा तो कोई रिप्रोडक्शन प्रोसेस भी नहीं होगा। इसीलिए प्रकृति ने हमारी बॉडी को ऐसे प्रोग्राम्ड किया है, ऐसे डिजाइन किया है कि लड़के और लड़कियां टीनेज में एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, फिर जिसकी वजह से बाद में रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है। अब रिप्रोडक्शन तो हमें पता ही है कि अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो धीरे धीरे इस पृथ्वी पर सारा जीवन खत्म हो जाएगा, सारे इंसान मर जाएंगे और नए लोग तो जन्म ही नहीं लेंगे, क्योंकि कोई अट्रैक्शन नहीं है तो रिप्रोडक्शन प्रोसेस भी नहीं हो रहा है। इसीलिए अगर हम देखें तो अट्रैक्शन बहुत जरूरी है, क्योंकि अट्रैक्शन की वजह से ही रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ऑन द अदर हैंड देयर आर ऑल्सो चेंजेस टेकिंग प्लेस दैट आर डिफरेंट बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स। दूसरी तरफ कुछ ऐसे चेंजेस भी होते हैं जो डिफरेंट होते हैं लड़के और लड़कियों में। अब तक हमने कॉमन चेंजेस के बारे में बात करी कि हाँ भाई ये चेंजेस जो है वो कॉमन है। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे चेंजेस के बारे में जो डिफरेंट होते हैं लड़के और लड़कियों में। इन गर्ल्स, लड़कियों में ब्रेस्ट साइज बिगिंस टू इंक्रीज। लड़कियों का जो ब्रेस्ट साइज होता है वो इंक्रीज होने लगता है विद डार्कनिंग ऑफ द स्किन ऑफ द निप्पल्स एट द टिप्स ऑफ द ब्रेस्ट। और जो ब्रेस्ट होते हैं, ब्रेस्ट को हिंदी में बेसिकली स्तन कहते हैं, तो जो ब्रेस्ट होते हैं उनके जो निप्पल्स होते हैं वो डार्कन होने लगते हैं, यानी उनका जो कलर है वो डार्कर होने लगता है। ऑल्सो गर्ल्स बिगिन टू मेंस्ट्रुएट एट अराउंड दिस टाइम। यहाँ तक कि गर्ल्स जो होती हैं वो मेंस्ट्रुएट करना शुरू कर देती है इस समय पर। अब ये मेंस्ट्रुएट क्या है? इसको बेसिकली आप पीरियड्स के नाम से जानते हैं। पीरियड्स के बारे में तो अब हम सबको ही पता है बेसिकली ऑलमोस्ट, लेकिन ये प्रोसेस क्यों शुरू होता है, कैसे शुरू होता है, इसके बारे में हम डीपली आगे पढ़ेंगे। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो पीरियड्स का स्टार्टिंग पॉइंट है वो भी एक सिंबल होता है कि अब एक साइन होता है कि अब टीनेज स्टार्ट हो चुकी है। एंड द गर्ल, और जो लड़की का शरीर है उसका शरीर मैच्योर होने लगा है रिप्रोडक्शन प्रोसेस के लिए। पीरियड्स उस चीज का एक साइन होता है। Boys begin to have new thick hair growth on the face and their voices begin to crack. जो लड़के होते हैं उनकी जो
बिगिन टू हैव थिक हेयर ग्रोथ ऑन द फेस, उनके चेहरे पर बाल उगने लगते हैं। बेसिकली जो बाद में जिनका रिजल्ट जो होता है बाद में वो होता है बियर्ड और माउस्टैच, यानी उन्हें दाढ़ी आने लगती है। एंड देयर वॉइसेस बिगिन टू क्रैक, और उनकी आवाज जो है वो क्रैक होने लगती है, यानी कुछ फटी फटी सी। Further, the penis occasionally begins to become enlarged and erect, either in daydreams or at night. Further, जो पेनिस होता है, पेनिस बेसिकली क्या होता है, वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। अगर हम इमेज देखना चाहें तो एक मिनट, ये रही हमारे पेनिस की इमेज, ये है आपका पेनिस। तो पेनिस जो होता है ये ओकेशनली एनलार्ज होने लगता है, बड़ा होने लगता है, साइज बढ़ने लगता है। एंड यहाँ पर हमारा शुरू होता है इरेक्शन का प्रोसेस, या तो डे ड्रीम्स में या फिर रात के समय में। ऑल ऑफ दीज चेंजेस टेक प्लेस स्लोली, ये सारे चेंजेस जो होते हैं ये स्लोली टेक प्लेस लेते हैं, यानी धीरे धीरे। ओवर अ पीरियड ऑफ मंथ्स एंड ईयर्स, यानी महीने लगते हैं, सालों लगते हैं इन प्रोसेस को होने में। They do not happen all at the same time in one person, nor do they happen at an exact age. ऐसी कोई एग्जैक्ट एज नहीं होती है। जैसे कि अगर आप देखें तो कुछ लड़कियों में पीरियड्स की जो शुरुआत होती है वो 12 की उम्र में हो जाती है, और कुछ लड़कियों में थोड़े 13 साल 14 साल, मतलब बेसिकली कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं होता है पीरियड्स का। पीरियड्स आना किसी भी एज में स्टार्ट हो सकते हैं बेसिकली, तो एग्जैक्ट कोई एज नहीं होती है। ना ही ये सारे जो चेंजेस होते हैं ये एक साथ एक पर्सन में होते हैं, धीरे धीरे होते हैं। In some people they happen early and quickly, while in others they can happen very slowly. कुछ लोगों में जो प्रोसेस होता है ये बहुत ही जल्दी हो जाता है और बहुत ही फास्ट हो जाता है, बहुत ही मतलब अर्ली, बहुत ही जल्दी और बहुत ही फास्ट तरीके से चेंजेस होते हैं। जबकि दूसरे लोगों में यही चेंजेस धीरे धीरे बहुत ही स्लोली होते हैं। ऑल्सो ईच चेंज डज नॉट बिकम कंप्लीट क्विकली ईदर, यहाँ तक कि हर एक जो परिवर्तन होता है, जो चेंज होता है, वो पूरी तरह से नहीं होता है क्विकली इधर, ना ही हर एक परिवर्तन जल्दी ही पूरी तरह से होता है। सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, थिक हेयर ऑन द फेस इन बॉयज अपीयर्स एज अ फ्यू स्कैटर्ड हेयर्स फर्स्ट। लड़कों के चेहरों पर ऐसा नहीं है कि अचानक से ही दाढ़ी उगाती है, ऐसा नहीं है कि रात को सोई और सुबह देखा तो दाढ़ी उगाई है, ऐसा नहीं होता। पहले बहुत ही छोटे छोटे हेयर्स उगने शुरू होते हैं और वो स्कैटर्ड होते हैं, बिखरे हुए, ऐसा कोई अरेंज्ड नहीं होते हैं। एंड ओनली स्लोली डज द ग्रोथ बिगिन टू बिकम यूनिफॉर्म, और धीरे धीरे फिर ये जो बालों की ग्रोथ होती है वो यूनिफॉर्म हो जाती है, यानी बाल चेहरे पर यूनिफॉर्मली उगने लगते हैं। इवन सो ऑल दीज चेंजेस शो डिफरेंसेस बिटवीन पीपल, just as we have differently shaped noses or fingers, so also we have different patterns of hair growth or size and shape of breasts or penis. अगर हम देखें तो बेसिकली ये जो चेंजेस होते हैं, इन चेंजेस का अपना डिफरेंट पैटर्न होता है, हेयर ग्रोथ का अपना डिफरेंट पैटर्न होता है, यहाँ तक कि जो हमारे ब्रेस्ट का साइज होता है या शेप होता है उसका भी अपना एक डिफरेंट पैटर्न होता है। ऑल ऑफ दिस चेंजेस आर एस्पेक्ट्स ऑफ द सेक्सुअल मैचुरेशन ऑफ द बॉडी, ये सारे जो चेंजेस हैं वो एक्सपेक्ट होते हैं सेक्सुअल मैचुरेशन ऑफ द बॉडी की, जो बॉडी है वो धीरे धीरे प्रिपेयर हो रही है सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के लिए। ये सारे चेंजेस जो होते हैं ये उसी के साइन होते हैं। Sexual mode of reproduction means that germ cells from two individuals have to join together. सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि जो दो जर्म सेल्स हैं हमारे, दो इंडिविजुअल्स से, उनको मिलना होगा। अगर हम बेसिकली मेल की बात करें तो उसमें हमारा जर्म सेल होता है स्पर्म, और फीमेल में हमारा जर्म सेल होता है ओवा, जिसे हम एग भी कहते हैं जनरल लैंग्वेज में। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी है कि हमारा स्पर्म प्लस ओवा, इन दोनों का फ्यूजन हो, ये दोनों मिले, तभी सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पॉसिबल है। तो जो फ्यूजन होता है हमारे स्पर्म का और ओवा का, इन्हीं को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, इसी प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। The actual transfer of germ cells between two people needs special organs for the sexual act such as penis. जो एक्चुअल ट्रांसफर होता है जर्म सेल्स का दो लोगों के बीच में, उसके लिए स्पेशल ऑर्गन्स की जरूरत होती है, या कहें कि एक पूरे स्पेशल सिस्टम की जरूरत होती है इस सेक्सुअल एक्ट के लिए। इन सेक्सुअल ऑर्गन्स के बारे में हम तब पढ़ेंगे, या फिर इन स्पेशल ऑर्गन्स के बारे में हम तब पढ़ेंगे जब हम डिस्कस करेंगे हमारे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो विद सो मच पेशेंस।